बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बदायूं से एक मामला सामने आया जहां कुनबे के बच्चे से अश्लील हरकत के विरोध करने पर पहुंचे बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें कि गुरुवार देर रात नशे में हुए विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि परिवार के बच्चे से आरोपी द्वारा अश्लील हरकत की गई, लेकिन जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने बुजुर्ग पर लाठी से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल में पहुंचाया, वहां उसकी मौत हो गई। हालांकि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, अश्लीलता के कारण विरोध करने पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं बताना चाहूंगा कि एक जो शराबी था वो बुरी तरीके से शराब पीकर गलियों में घूम रहा था। वहीं एक बच्चा अपने घर से दुकान पे कुछ सौदा लेने के लिए गया था। वहीं रास्ते में वह शराबी उस बच्चे को घेर लेता है, उसके साथ गलत तरीके से हरकत करने लगता है। बच्चा किसी तरीके से उस शराबी के चुंगल से छूटकर घर पहुंचता है और जो उसके साथ घटना घटित हुई है उसको वो घर पर बताता है, तो घर से लोग उस शराबी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जी, जब शराबी रास्ते में मिलता है तो उससे इस बात की पूछते हैं, तो इतनी बात सुनते ही शराबी खोल जाता है और उस जो घर से लोग परिजन पूछने आए थे उन लोगों से मारपीट करने लगे। जी सतीश, क्या कुछ कार्यवाही अब तक की गई है इस मामले में? जी बिल्कुल, पुलिस जो है बता रही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो अभी जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। क्या लेती मुझे खबर नहीं पता थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सिद्धार्थनगर के इंडो नेपाल बॉर्डर के ककरहवा क्षेत्र में कस्टम अधीक्षक प्रमोद तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कस्टम अधीक्षक के मोबाइल की जांच में तरस्कों का नेटवर्क सामने आ रहा है। बता दें कि 6 दिसंबर को लखनऊ की एंटी करप्शन की टीम ने कस्टम अधीक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। बता दें कि हादसे में बस में सवार करीब 30 लोग घायल हो गए, तो वहीं 10 लोगों की हालत गंभीर बताई है। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में आइसक्रीम पार्लर में अचानक आग लग गई। बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, तो वहीं शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं का सेवन और दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। बता दें कि छापेमारी के दौरान अमीर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर से सिंधिक दवाओं के 2 नमूनों को लेकर सीज कर प्रयोगशाला भेजा गया। तो वहीं एसडीएम ने बताया कि नशीली दवाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है, साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 2 दवाओं का नमूने के सैंपल लेकर आगे की कार्यवाही के लिए भी भेजा गया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक को चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यूपी में भी ऐसे ही प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस तस्वीर ने यूपी बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर का सियासी संदेश क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सियासी फिजाओं में सवाल ये गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। खबरों में दम हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी ताकि बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक है या नहीं, इसे तय किया गया और उसके बाद सांसदों को बोल दिया गया कि आपको चुनावी रण में उतरना है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को राज्यों के चुनावों में बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए कई विधायक और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी योगी सरकार के मंत्री चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबरें फैल रही हैं। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उछल रहा है। दरअसल यही प्रयोग बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा तक ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि अगर यूपी में ये प्रयोग हुआ तो फिर इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सियासी रण में किस्मत आजमा सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू से हार के बाद 2022 में दूसरी बार बनी योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक मौजूदा वक्त में योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी छवि भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनावी मैदान में लेना चाहेगी। इसके साथ साथ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम भी चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जितिन प्रसाद को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में नंदी यहां से किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी साफ है कि यूपी बीजेपी में खलबली मचना अब तय है। क्या वाकई में कई बड़े चेहरे सियासत की पिच पर सांसदी का चुनाव लड़ते दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाराबंकी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए वोट डाले जाएंगे, इसलिए ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा जब दिल्ली के लिए चुनाव होंगे तब जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। इस बात को कहा जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे
ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि ये परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी और सवाल वही है। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। कई सप्ताह बाद शनिवार से हवा चलेगी, जिससे लोगों को राहत महसूस होगी। वहीं ठंड में भी इजाफा होने की संभावना है। जहरीले प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सी कमी आ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की रफ्तार बढ़ने से ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर यानी कि बेहद खराब श्रेणी में रहा। कल दिल्ली का औसत AQI 320 अंक पर रहा, यानी हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को सूचकांक 300 नीचे यानी खराब श्रेणी में था। CPCP के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का औसत AQI 286 अंकों पर रहा था, यानी 24 घंटों के अंदर ही सूचकांक में 24 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ढंग से अगर आप लोग दिखाओगे तो मैं जरूर कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इसलिए कहा कि आप सारे दिन भर सदन में इस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मामला तो नहीं है और हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में सिर्फ अमित शाह जी रूबरू नहीं है, और भी तो कोई होंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी पता चलेगी, दिन भर इस मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे, ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं। तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका? हिंदुस्तान में तो 2 बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी। तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो? कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। ना चीन घुसे हैं, ना कोई घुसा हुआ है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर दम है, हिम्मत है, ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे। और 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन भी है इस पे। तो हम तो नहीं रोकते, पीओके छीन के लाके दिखाओ। चुनाव 2024 में, चुनाव की पहले पीओके छीन के लाओ, सारे हिंदुस्तान की सब वोट तुम्हें मिलेगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई है। हाईकोर्ट ने जिला सेशन कोर्ट में दाखिल 18 मुकदमों की फाइलों को अपने अधीन ले रखा है। बताया जा रहा है कि इन वादों पर 18 को सुनवाई होनी है। साथ ही पक्ष जन्मभूमि पर लगातार ASI सर्वे की मांग कर रहा है। बता दें कि ASI और कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर तारीखें आई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।